नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। टैक्स से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब आपको मिलता है टैक्स गुरु से, और टैक्स को आपके लिए सरल बनाते हैं हमारे और आपके भी चहेते टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया जी, जिनके पास है टैक्स से जुड़े आपके सभी सवालों का जवाब। हम वो सारे सवाल इनके सामने रखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज हम टैक्स गुरु में क्या क्या बात करने वाले हैं। डायरेक्ट टैक्स कोड कब से लागू होने की उम्मीद है, इस पर जानेंगे टैक्स गुरु की राय, और साथ में समझेंगे कि अगर डीटीसी लागू होता तो आपकी और हमारी जिंदगी कैसे बदलेगी। पता करेंगे कंपनी से लीज पर गाड़ी खरीदने से टैक्सी बचत मुमकिन है, और समझेंगे कि क्या बहन की पढ़ाई के लिए सेक्शन 80C के तहत छूट क्लेम की जा सकती है या नहीं। साथ ही है आपके भी सवाल, लेकिन शो की शुरुआत हमेशा की तरह मेरे सवाल के साथ होगी। लखोटिया सर, वित्त मंत्री ने कह दिया है कि संसद के मॉनसून सत्र में वो डीटीसी का ड्राफ्ट पेश करेंगे। इससे करदाताओं की जिंदगी कैसे बदलने वाली है, क्या कुछ सावधानी बरतना अभी से ही शुरू कर दें? ऐसा है, अब उम्मीद की तो बात छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि अब हकीकत होने वाली है बात। क्योंकि वित्त मंत्री ने बहुत क्लियर कह दिया कि जो आने वाला है थोड़े दिनों में मॉनसून सीजन पार्लियामेंट का, उसमें डायरेक्ट टैक्सेस कोड आ जाएगा। और जब आ जाएगा कोड और लोकसभा राज्यसभा दोनों इसको पास कर देंगे, तब बन जाएगा कानून, लागू हो जाएगा 1 अप्रैल 2013 से। डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि डायरेक्ट टैक्स कोड से हमारे निवेशक का, हमारे दर्शकों का, सभी की लाइफ स्टाइल में बदलाव आएगा। टैक्स वाइज लाइफ स्टाइल बदलाव जरूरी, एंड मोर पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट रिलेटेड प्रावधान, और उससे भी ज्यादा जरूरी कैपिटल गेन्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आदि के बारे में जो बदलाव आने वाले हैं वो डेफिनेटली आपकी और हमारी जिंदगी पे असर डालेंगे। पर अभी चिंता मत करो, बतलाएंगे हम डेफिनेटली हमारे दर्शकों को डिटेल में कब, जब आ जाएगा डायरेक्ट टैक्सेस कोड। पर हां, एक और बात है, सरकार को चाहिए कि डायरेक्ट टैक्स कोड जब आए उसके साथ ही डायरेक्ट टैक्सेस कोड के रूल्स और फॉर्म्स साथ ही ले आए पार्लियामेंट में। तब जाके करदाता को पता चलेगा क्या उनके राइट्स, ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस है। अन्यथा बाद में रूल आएंगे और तकलीफ होगी, परेशानी होगी, पता भी नहीं होगा। पर्टिकुलरली वेतनभोगी कर्मचारी काफी दुखी रहते हैं कि डायरेक्ट टैक्स कोड में कुछ भी नहीं लिखा डिटेल में सैलरी परक्विजिट के बारे में, वो सब आएगा रूल्स में, और रूल्स अभी आए नहीं तो परेशानी होने की आशंका है। तो सरकार से गुजारिश करेंगे कि डायरेक्ट टैक्स के रूल्स कोड के साथ ही ले आए। चलिए, यानी कि टैक्स गुरु की ये उम्मीद है और साथ में ये सुझाव है कि जब ड्राफ्ट पेश किया जाए तो रूल्स भी आए, ताकि हमारे और आपके जैसे करदाता इसको ज्यादा बारीकी से समझ सके, और जहां फंसेंगे वहां वो फिर से लिखेंगे टैक्स गुरु को, टैक्स गुरु जवाब देंगे उनके सभी सवालों का। लेकिन अब लेते हैं अपने दर्शकों के सवाल। प्रमोद शेंडी जी 63 साल के हैं, इन्होंने 9,000 का प्रीमियम अपनी मेडिकल पॉलिसी के लिए भरा है, और पत्नी की मेडिकल पॉलिसी के लिए ये 14,000 का प्रीमियम भरते हैं। जानना चाह रहे हैं कि इस पर कितना छूट वो क्लेम कर सकते हैं। आप कुल मिला के 20,000 रुपए तक की छूट क्लेम करेंगे, क्योंकि आप सीनियर सिटीजन हैं। इसलिए आयकर कानून की धारा 80D के तहत टोटल 20,000 रुपीज टैक्स का बेनिफिट, छूट आपको मिलेगी। और अब लेते हैं राहुल कोहली जी का सवाल। कार खरीदना चाहते हैं राहुल, जानना चाह रहे हैं कि कंपनी से लीज लेकर गाड़ी खरीदना ठीक रहेगा, क्या इससे टैक्स की देनदारी इन पर कम होगी? वाह भाई वाह राहुल जी, आपने आइडिया बड़ा अच्छा सोचा है कि कंपनी से लोन वोन ले लें, एक गाड़ी खरीद लें और उसके पेमेंट करें, EMI या ब्याज या जो भी करें, और टैक्स हमारा बच जाए। बिल्कुल मुमकिन नहीं है। ध्यान रखना भैया, पर्टिकुलरली जो वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनके लिए किसी प्रकार की छूट नहीं है। वे गाड़ी कंपनी से लोन लेके खरीदें या मार्केट में बैंक से लोन लेके खरीदें, अन्य व्यक्ति से लोन लेके खरीदें, EMI का पेमेंट करें या अपने जेब से भुगतान करें, कुल मिलाकर गाड़ी पे जो भी खर्चा हो रहा है ना, उस पे छूट नहीं मिलने वाली। पर ये दूसरी तरफ ये छूट मिलती है ऐसे व्यक्तियों को जो अपना बिजनेस करते हैं, प्रोफेशन करते हैं, पार्टनरशिप फर्म है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, पर बेचारे वेतनभोगी कर्मचारी को छूट बिल्कुल नहीं। चलिए राहुल जी, आपके लिए कोई खास बात नहीं है, आपको किसी तरह से छूट नहीं मिलेगी। भले ही आप लोन किसी बैंक से लें या अपनी कंपनी से लें, आपको गाड़ी खरीदने पर कोई टैक्स बचत नहीं हो सकती है। लेकिन चेन्नई से प्रसून पल्लव का हमें ईमेल आया है। ये जानना चाह रहे थे कि इनकी बहन 10वीं में पढ़ रही है और पूरी तरह इनकी बहन इन पर ही निर्भर है। प्रसून जानना चाह रहे हैं कि क्या वो उसकी पढ़ाई के लिए सेक्शन 80C के तहत छूट क्लेम कर सकते हैं।
पहले तो बधाई आपको प्रसून जी कि आप अपनी बहन की पढ़ाई के लिए खर्च करने की सोच रहे हैं। ऐसे लाडले भाई हैं आप, पर हम क्या करें, सरकार आप इतने अच्छे काम कर रहे हैं फिर भी बेनिफिट नहीं देती। आयकर की धारा 80C के तहत आप अपनी बहन की पढ़ाई पे जो खर्च कर रहे हैं उस पे छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि कानून में क्लियर कट लिखा हुआ है 2 चिल्ड्रन ऑफ द असेसी, अर्थात केवल 2 बच्चों के लिए टैक्स का बेनिफिट आपको मिलेगा, बहन की पढ़ाई के लिए बेनिफिट नहीं मिलने वाला। और इसी के साथ टैक्स गुरु में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद पता करेंगे कि राजीव गांधी इक्विटी स्कीम के तहत फायदा लेने के लिए क्या कुछ जरूरी शर्तें हैं जो आपको पूरी करनी होगी। हम अभी हाजिर हो रहे हैं छोटा सा ब्रेक लेकर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, वो शो जहां आपके लिए टैक्स को हम बनाते हैं आसान और इसमें हमारी मदद करते हैं हमारे टैक्स गुरु सुभाष लखोटिया जी। लखोटिया जी ने पिछले दिनों हमें बताया था कि किस तरह अब नए लोग जुड़ सकते हैं शेयर बाजार से, नए निवेशकों को ये फायदा मिलेगा कि टैक्स की बचत होगी और ये होगी राजीव गांधी इक्विटी स्कीम के जरिए। लेकिन सर, इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए कुछ कंडीशंस भी हैं जो फॉलो करनी जरूरी है और उन कंडीशंस के दायरे में ही अगर आप फिट बैठेंगे तभी आपको छूट मिलेगी। क्या है वो कंडीशन? बिल्कुल, बात बिल्कुल सही है। दर्शकों को पहले एक बात बतला दें, अगर आप देखेंगे इनकम टैक्स एक्ट में कि राजीव गांधी इक्विटी स्कीम कहां है, डिटेल नहीं दिख रही हमको, ऐसे नहीं मिलेगी। वो तो बजट में कहा था वित्त मंत्री जी ने, पर मेन बात ध्यान रखना है, आयकर की धारा, नई धारा 80CCG, और जिसके तहत ही अगर आप निवेश करेंगे, पहली बार निवेश करने आ रहे हैं इक्विटी मार्केट में, आपको इंसेंटिव दे रही है सरकार कि निवेश करो, अभी 50,000 रुपए तक छूट मिलेगी 50%, कुल मिलाकर 25,000 रुपए आपकी इनकम में से घट जाएंगे। केवल फायदा दिख रहा है, शुद्ध फायदा, पर 2-4 बातें ध्यान रखनी जरूरी है। नंबर 1, सबसे पहले ध्यान रखना है कि करदाता की ग्रॉस टोटल इनकम 10 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो। अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए से ज्यादा है तो इसमें, इस स्कीम में निवेश कर आप टैक्स की छूट बिल्कुल भी नहीं ले सकते। अगर फिर भी निवेश करना चाहे निवेश करो, पर छूट नहीं मिलेगी अगर आपकी इनकम 10 लाख से ज्यादा। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह स्कीम केवल रिटेल निवेशकों के लिए है, केवल इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स जो रिटेल निवेशक हैं, और साथ ही साथ स्कीम में कौन से वाले शेयर्स लेने हैं, क्या करना है, इस बारे में सरकार अलग से डिटेल्ड स्कीम लाएगी। पर एक बात जरूरी है, यह केवल निवेश होगा लिस्टेड शेयर्स में ही, केवल लिस्टेड शेयर्स में। किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर में अगर करें निवेश, फायदा नहीं। अगली बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है, स्कीम में मिनिमम 3 साल का लॉक इन पीरियड है। 3 साल के पहले अगर बेच दिए शेयर तो जो छूट मिल गई वो नुकसान कर दे देगी आपको, जितना टैक्स का बेनिफिट हो गया वापस टैक्स लग जाएगा, इसलिए चिपके रहो 3 साल तक। पर एक और बात भी है ध्यान की, वो ये है, अगर आपने इस साल बेनिफिट ले लिया तो हमारे दर्शकों की इच्छा हो जाएगी हर साल भी ले ले बेनिफिट, आज कल परसों हर वर्ष लेते जाएं। हर वर्ष बेनिफिट नहीं मिलेगा, केवल एक बार ही बेनिफिट मिलेगा। यह तो हो गई कानून की बात, पर मेरी सलाह दोस्तों आप सभी से यह है कि एक बार आपने इस स्कीम में निवेश कर लिया, टैक्स की छूट मिले या न मिले, आप प्रति वर्ष इसमें निवेश करो, चिपके रहो, तो फायदा ये होगा जब रिटायरमेंट में आएगा आपके लाखों करोड़ों रुपए अलग से इनकम हो जाएगी बचत के रूप में। तो ये हुई राजीव गांधी इक्विटी स्कीम की बात, और इससे जुड़े सभी नियम आपको धारा 80CCG के तहत मिल जाएंगे। और लेंगे अब सवाल हम आपके नीलेश कुलकर्णी जी, बैंक एफडी से इन्हें इनकम होती है, जानना चाह रहे हैं कि किस रिटर्न फॉर्म में इन्हें रिटर्न भरना चाहिए। साथ ही वो जानना चाहते हैं कि क्या इनकम टैक्स कानून में चाइल्डलेस कपल्स के लिए कुछ खास प्रावधान है। टैक्स गुरु जी, आप रिटर्न भरें फॉर्म नंबर 1, सहज रिटर्न फॉर्म। और आपने पूछा कि जिनके बच्चे नहीं है उनके लिए कोई कानून में अलग बेनिफिट है क्या? ऐसा कोई प्रावधान अभी वर्तमान समय में नहीं है, किसी प्रकार का एडिशनल टैक्स बेनिफिट नहीं है। आप शादीशुदा हैं, बच्चे हैं या नहीं है, सेम एग्जम्पशन लिमिट, सेम स्लैब ऑफ टैक्सेशन। और अब अकोला महाराष्ट्र से डीएस हाटेकर जी जुड़ रहे हैं, टैक्स गुरु से राय चाहते हैं, सुनते हैं इनका सवाल। हाटेकर सर नमस्ते, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप टैक्स गुरु से। नमस्ते लखोटिया जी। नमस्ते जी, नमस्ते। मैं धनंजय हाटेकर खामगांव बुलढाना जिला से बोल रहा हूँ। बोलो साहब।
हाँ, सितंबर 2010 में मैंने एडवांस टैक्स के तौर पर 10,000 की चालान SBI में बाय कैश भरी थी। हाँ जी। तब मैंने चालान पर करेक्ट पैन नंबर डाला था। ओके। अब मैंने 1,060 का रिफंड क्लेम किया। हाँ हाँ। तब पता चला कि 10,000 की चालान मेरे अकाउंट में नहीं है। ओके। बैंक में इंक्वायरी करके पता चला कि बैंक ने फीड करते समय गलत पैन नंबर दिया। ठीक। बैंक ने कैश डालते समय गलत पैन नंबर दिया। समझ गए, आपकी बात समझ गई जी। आपने तो 10,000 भुगतान कर दिया, सीधी सीधी बात, और आपको टैक्स का बेनिफिट मिला नहीं, इसलिए रिफंड अटक गया, नहीं मिल रहा है रिफंड। और आपने चालान भरा, आपने बिल्कुल सही भरा, पैन नंबर डबल चेकिंग करके ठीक लिखा, पर बैंक ने गलती से फीड करते समय गलत भर दिया। कोई चिंता नहीं, अब सुन लीजिए सिस्टम, बात काफी पुरानी हो चुकी है। अगर तुरंत ही होता 2-5-7 दिन में, एक बात ये भी बतला दे पहले, कभी ऐसी गलती तुरंत हो जाए और 2-4 दिन में आप देख लें तो बैंक को बोलें कि बैंक वाले भाई साहब आप इसको ठीक कर दें, और बैंक ठीक कर पाएगा। पर 7 दिन से ज्यादा हो जाए, जैसे आपके केस में 1-2 साल हो गए, ऐसे में आप अपने आयकर अधिकारी को पत्र लिखें और चालान की जेरोक्स कॉपी भेजें। जरूरत हो तो उन्हें ओरिजिनल दिखला दें, फिर आयकर अधिकारी इसको क्रेडिट दे देंगे, आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। हाँ, बैंक को भी जरा बोल तो दे कि भैया तुमने गलती की है, गलती से हमारा नंबर ही गलत तुमने लिखा है, तुम्हारी ये गलती, कृपया अपने TDS रिटर्न में करेक्शन कर दें। तो दोनों स्टेप आप लीजिए, डेफिनेटली आपको जरूर से रिफंड मिलेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नोएडा से RM लाल जी का हमें ईमेल आया है। ये रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं, इन्हें पेंशन मिलती है। इन्होंने अपने डिपार्टमेंट में रिटायरमेंट के बाद 6 महीने तक बतौर कंसल्टेंट काम किया, जिसके लिए इन्हें कंसल्टेशन फीस TDS काट कर मिली। साथ ही इन्होंने रोजाना 300 रुपए कन्वेंस पर भी खर्च किया है। ये जानना चाह रहे थे कि इन्हें कौन सा ITR फॉर्म भरना है, साथ ही कन्वेंस पर कितनी छूट मिलेगी और कंसल्टेशन फीस पर कितना टैक्स लगता है। पहले तो ये समझ लीजिए, आप भरिएगा रिटर्न फॉर्म नंबर 4 में। अब आया आपको जो मिला है पैसा, वो है कंसल्टेशन फी, जिसे कहते हैं हम इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। और आयकर कानून में इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में जो आपका एक्चुअल खर्चा हुआ है, पूरा का पूरा खर्चा आपको छूट दिलाएगा। अब आपने कंसल्टेंसी के लिए कोई खर्चा किया है, किराया किया है बस का, टैक्सी का या अन्य कोई खर्चा, पूरा खर्चा आपको मिलेगा। फिर जो नेट इनकम आएगी आपकी कंसल्टेंसी की, उस पे आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। कितना देना है, यही है ना सवाल? उत्तर है बड़ा सिंपल सा, आपकी अन्य इनकम के साथ जोड़ दी जाएगी आपकी नेट टैक्सेबल कंसल्टेंसी फी, और फिर जितना स्लैब के हिसाब से जो टैक्स बनेगा वो टैक्स देना पड़ेगा। और जितना टैक्स काट लिया गया है ना TDS के रूप में, उतना कम करके बाकी टैक्स का भुगतान आपको करना है। और टैक्स गुरु अभी हाजिर हो रहा है एक छोटा सा ब्रेक लेकर। ब्रेक के बाद जानेंगे कि किराए में सर्विस टैक्स के हिस्से पर भी TDS कटता है या नहीं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु, वो शो जो आपके लिए टैक्स की गुत्थी को आसान बनाता है। लखोटिया जी हमारे साथ बने हुए हैं। और लखोटिया जी, एक परेशानी जो है जिससे जुड़े सवाल भी हमारे पास आ रहे हैं कि सभी जानते हैं कि 1,80,000 का अगर किराया है तो उस पर TDS भी लगता है, लेकिन क्या ये TDS किराए की राशि और सर्विस टैक्स दोनों को मिलाकर उस पर TDS कटता है या अलग अलग कटता है TDS दोनों पर? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने बताया। और पॉइंट ये है दोस्तों कि आयकर कानून के अंतर्गत 1,80,000 से ज्यादा साल भर का रेंट हो तो रेंटल के ऊपर TDS कटेगा। चलो ठीक है, सबको मालूम है। पर जिन लोगों की रेंटल इनकम 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख सालाना है और उसके ऊपर रेंट के ऊपर सर्विस टैक्स भी लगता है, तो सवाल ये उठता है जब TDS काटने का समय आता है तो क्या रेंट, एग्जाम्पल 10 लाख रेंट, 1 लाख आपका सर्विस टैक्स, टोटल 11 लाख का भुगतान, क्या अब TDS 11 लाख पे कटेगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है और इस मुद्दे के ऊपर सारे भारत में ढेर सारे लोगों की अलग अलग समस्याएं, अलग अलग उत्तर, समझ में नहीं आता क्या करें। पर आपको बतला दें, सही नियम है, इस केस में TDS कटेगा केवल रेंटल अमाउंट पर, अर्थात कुल मिलाकर सर्विस टैक्स की राशि पर
टीडीएस काटने की बिल्कुल नहीं है जरूरत। और आपकी इस बात को पक्का बनाने के लिए सरकार को पत्र लिखा गया और सरकार ने क्लैरिफिकेशन कर दिया थ्रू अ सर्कुलर नंबर 4 डेटेड 28 अप्रैल 2008। और इस सर्कुलर में सरकार ने क्लियर कर दिया कि जब रेंट का भुगतान हो और उसके अंदर सर्विस टैक्स भी हो तो आपको टैक्स काटना है केवल रेंट वाले पोर्शन पर। कुल मिलाकर बड़ा स्पष्ट हो गया, क्लैरिफाइड हो गया कि टीडीएस सर्विस टैक्स पर नहीं काटना है। और इस सर्कुलर में क्लैरिफाई यह भी कर दिया गया कि आखिर रेंटल इनकम है आपकी, सर्विस टैक्स आपकी इनकम नहीं है, वो तो आप कलेक्शन करके केवल भुगतान कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर हमारे पैसे वाले धन्ना सेठ जो दर्शक हैं उनके लिए फायदे की बात, टीडीएस नहीं काटना है, केवल रेंट पे काटना है, सर्विस टैक्स के कंपोनेंट पर नो टीडीएस। चलिए कुछ और ऐसी फायदे की बात हम आगे भी लाएंगे आपके सवालों के जरिए। दर्शकों के सवालों का रुख करते हैं। विपिन सिंह जी ने अपनी पत्नी के नाम से फ्लैट खरीदा है और अपने और पत्नी के नाम से जॉइंट होम लोन इन्होंने ले रखा है। विपिन जानना चाह रहे हैं कि क्या वो इस फ्लैट की ईएमआई पर छूट क्लेम कर सकते हैं? विपिन जी, जनरली तो सिस्टम यही है कि जो टैक्स पेयर ओनर है वो पेमेंट करता है, टैक्स का बेनिफिट लेगा। पर आपके केस में हमें यूज करना पड़ेगा आयकर की धारा 64 को, जिसके तहत हमने अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपनी पत्नी को कोई चीज दे दी उसकी इनकम हमारी इनकम में जुड़ जाती है। ऐसा नियम है धारा 64 का। उसी के तहत जहां पर आइटम जुड़ेगी भी तो लॉस भी होगा कोई, उसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा। कुल मिलाकर आप पत्नी के लिए, पत्नी के नाम में जो खरीदा हुआ है जॉइंट प्रॉपर्टी, उसका भुगतान कर रहे हैं, ईएमआई आदि का, उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। और अब केसी गुप्ता जी का सवाल। रिटायर्ड हैं केसी गुप्ता जी और हर महीने इन्हें 1400 रुपए फैमिली पेंशन मिल रही है। गुप्ता जी जानना चाह रहे हैं कि इस पर कितना टैक्स लगेगा, ये जो फैमिली पेंशन की रकम इन्हें मिल रही है? गुप्ता जी, जो फैमिली पेंशन मिल रही है आपको, वो पूरी की पूरी राशि आपकी इनकम में जोड़ दी जाएगी और साथ में अन्य जो आपकी इनकम है वो भी जोड़ दी जाएगी। फिर कुल मिलाकर एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होगी अगर आपकी इनकम, तब जाके इनकम टैक्स लगेगा। हिरेन गांधी जी ने हमें सवाल भेजा है। इनकी दादी 4.25 लाख के करीब की संपत्ति है जिनकी वो हिरेन जी को देना चाहती हैं, यानी दादी से इन्हें बहुत मोटी रकम मिल रही है, संपत्ति मिल रही है। इस पर टैक्स कैसे लगेगा हिरेन, ये समझना चाहते हैं। जल्दी जल्दी करो भैया हिरेन, जल्दी ले लो। दादी का आज मूड है पोते को गिफ्ट देने का, 4.25 लाख रुपए फटाफट ले लो। कोई चिंता नहीं, न आपको न दादी को, किसी के लिए भी चिंता की बात नहीं है। इस पर इनकम टैक्स बिल्कुल नहीं लगेगा। आखिर ये गिफ्ट हमें मिली हमारे डायरेक्ट रिलेटिव से, हमारी दादी से, इसलिए आपका हो गया फायदा। पर मेरे ख्याल से कई दर्शक अगले समय से अपनी दादी को इस प्रोग्राम में लेके बैठेंगे और इस प्रकार के उत्तर सुनाएंगे। हो सकता है उनकी दादी भी कुछ बड़ी गिफ्ट दे दे अपने पोते को। चलिए, तो दादी ने तो बिल्कुल चांदी कर दी हिरेन जी के लिए। इसी के लिए आज के लिए इतना ही। लखोटिया जी शुक्रिया हमारे दर्शकों के मन के सवालों को दूर करने के लिए। अगर आपके मन में भी इनकम टैक्स से जुड़ा कोई सवाल है जो आपको परेशान कर रहा है, हमें भेजिए, हम रखेंगे लखोटिया जी के सामने सवाल। आप हमें एसएमएस के जरिए भेज सकते हैं। टीजी लिखकर स्पेस दीजिए, अपना सवाल और नाम लिखकर 51818 पर इसे भेज दीजिए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं tax@moneycontrol.com पर। और साथ ही में ये पता जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, इस पर भी आप हमें सवाल भेज सकते हैं पोस्ट के जरिए। याद रखिए, सवाल के साथ अपना नाम और फोन नंबर भी हमें जरूर भेजें। तो आज टैक्स गुरु में इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे कुछ नए दर्शकों के सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।